नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 15, और ये बताता है हम लोग को एम्प्लॉयज बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का मतलब क्या है और एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो दो वर्ड्स हमको क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से? पहला वर्ड है एम्प्लॉयज और दूसरा वर्ड है बेनिफिट्स। ये दोनों वर्ड्स हमको क्लियर होने चाहिए। ये दोनों वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। एम्प्लॉयज को AS 15 ने नॉट डिफाइन किया है, नॉट डिफाइंड इन AS 15। एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करूं तो, और बेनिफिट्स का मतलब है ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट। अब थोड़ा इसके डिटेल में चलते हैं कि एम्प्लॉय का मतलब क्या है और बेनिफिट्स का मतलब क्या है। इधर देखें, नॉर्मली एम्प्लॉय बेनिफिट्स डील करता है सभी तरह के एम्प्लॉय बेनिफिट्स का। यही तो मैंने बोला, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, ऑल फॉर्म्स ऑफ कंसिडरेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयर या एंटरप्राइज इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। बात खत्म। किसकी सर्विसेज के अगेंस्ट? एम्प्लॉयज की सर्विसेज के अगेंस्ट। कोई भी कंसिडरेशन जो एंटरप्राइज पे करेगा वो एम्प्लॉयज बेनिफिट्स की कैटेगरी में आएगा। याद आया? अगर शेड्यूल 3 को देखो तो वहां पर हम लोग क्या लिखते थे? एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, यही तो लिखते थे, हाँ या ना? अच्छा, तो यहां पर ये स्टैंडर्ड इसी ऑब्जेक्ट को कहता है कि हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसका डिस्क्लोजर कैसे करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो शेड्यूल 3 हम लोगों ने बनाया था तो देखा था ना, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स लिखते थे। तो एक्चुअल उसका मतलब है क्या, वहां कौन सी वैल्यू प्लेस की जाती है, वो बताता है हमको ये अकाउंटिंग एंड द डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग एंड द डिस्क्लोजर इन द बुक्स ऑफ द एम्प्लॉयर। इसको छोड़ करके, किसको छोड़ करके? एम्प्लॉयज शेयर बेस्ड पेमेंट, इसके लिए अलग हिसाब किताब बना हुआ है। तो शेयर बेस्ड पेमेंट छोड़ करके सारे के सारे पेमेंट्स हम एम्प्लॉयज बेनिफिट्स में कवर अप करेंगे। और समझ में आई बात? एम्प्लॉय बेनिफिट्स में शामिल होते हैं, पहला फॉर्मल प्लान। हमारा आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है, देखो भाई 50,000 पर मंथ सैलरी रहेगी, 10,000 बोनस रहेगा, 5,000 DA रहेगा, 3,000 फलाना रहेगा, तो 2,000 ये रहेगा, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाएगा। यस और नो? इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल प्लान और फॉर्मल एग्रीमेंट। अरे बोल लो, ये तो आएगा ही आएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट में। लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट ने कहा है, लॉ ने बनाया है कि अगर आपका इतना प्रॉफिट होगा तो आपको इतना बोनस देना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, हाँ या ना, ग्रेचुटी एक्ट। तो लॉ ने भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ एक ऑब्लिगेशंस डाल रखे हैं फॉर्मल प्लान के अलावा भी। अच्छा, इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस, कभी कभी एम्प्लॉय को हम नॉर्मल प्रैक्टिस से यानी फॉर्मल ना होकर इनफॉर्मल होकर सोचते हैं। फैमिली के साथ आना, खाना है तुम्हारा मेरे यहाँ, उस समय हम 2,000 का गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन इनफॉर्मल प्रैक्टिस है। अरे सोचो ना, तीनों चीज समझ में आई। कभी कभी गिफ्ट भी देता है, दिवाली आई चलो भाई सबको गिफ्ट दिया, होली आई गिफ्ट दिया, ईद आई सबको गिफ्ट दिया, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर मैंने कहा कि एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स हम देते हैं कितने तरीके से, या तो फॉर्मल प्लान के तहत, फॉर्मल एग्रीमेंट के तहत, या लॉ के तहत, या इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस के तहत। समझ में आया? थोड़ा और आगे बढ़े। ये स्टैंडर्ड एड्रेस करता है केवल अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट विच आर गिवन बाय द एम्प्लॉयर और एंटरप्राइज टू देयर एम्प्लॉयज। द स्टैंडर्ड मेक 4 थिंग्स वेरी क्लियर एट द आउटसेट। कौन सी 4 चीजों को ये बिल्कुल क्लियर करता है? ये समझ लो, मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, अगर ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो आने वाले सारे प्रॉब्लम खत्म। मेन यही है कि एम्प्लॉयज का मतलब समझ में आए, बेनिफिट्स का मतलब समझ में आए, किन पॉइंट्स को लेकर के हम बात करेंगे वो समझ में आ जाए। इस चैप्टर को हम कितने पार्ट में तोड़ करके चलेंगे? टोटल 4 पार्ट में तोड़ करके चलेंगे। कितने पार्ट्स में? वो आने वाले हैं थोड़ी देर बाद, ये वाले 4 मत देख लेना सामने वाले,
ठीक है ना, थोड़ी देर में आने वाला है। तो उन 4 पार्ट्स में चैप्टर को तोड़कर चलेंगे, बात खत्म। लेकिन हमें ये तो पता चले कि ये बात किसकी करता है। पहला, ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है उन बेनिफिट्स को जो ऑल एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो, चाहे फुल टाइम एम्प्लॉय हो, चाहे कैजुअल एम्प्लॉय क्यों ना हो, सारे के सारे एम्प्लॉयज कवर किए जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स कैन बी पेड इन कैश और इन काइंड। आप कैश में दो, मैंने कहा ना गिफ्ट दे दिया, कैश में दो या काइंड में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश में दो या काइंड में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे एम्प्लॉयज कवर होंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंक्लूड्स बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज एंड देयर डिपेंडेंट। जरूरी नहीं कि एम्प्लॉयज को ही बेनिफिट प्रोवाइड करो। मेडिकल फैसिलिटीज कभी कभी एम्प्लॉय के घर वालों को दिया जाता है, एजुकेशन फैसिलिटी कभी कभी एम्प्लॉय के घर वालों को दिया जाता है। तो जरूरी नहीं कि डायरेक्ट बेनिफिट केवल एम्प्लॉय को हो। इफ द बेनिफिशियरीज आर द household member of the employee, then yes, it also be considered as employee benefits. Payment can be made directly to the employee, their dependent or any other party. कभी कभी देखते हो पेंशन, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके घर वालों को पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन जिसको कहते हो। हाँ या जरूरी नहीं कि पेमेंट केवल एम्प्लॉय को ही डायरेक्ट की जाए, उसके लीगल हेयर्स, नॉमिनी और इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह को भी पेमेंट किया जा सकता है एम्प्लॉय के बिहाफ पर। अगर हमने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस ले रखा है तो हम किसको पेमेंट करेंगे, एम्प्लॉय को करेंगे या इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे। तो लेकिन दे किसके लिए रहे हैं, एम्प्लॉयज के लिए। तो ये भी एम्प्लॉयज बेनिफिट है। तो डायरेक्टली एम्प्लॉय को देना जरूरी नहीं है, एम्प्लॉय को या उसके बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी या उसके किसी फैमिली मेंबर या नॉमिनी या लीगल हेयर्स को भी दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये चीज तो क्लियर हो गई कि सारे के सारे टाइप के एम्प्लॉयज कवर होते हैं। कैश में दो या चेक में दो, एम्प्लॉय को दो या उसके फैमिली मेंबर को दो या उसके बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी को दो। ठीक है ना, पक्की बात है, यहां तक क्लियर? द फॉलोइंग इंडिकेटर में सजेस्ट एम्प्लॉयज। ओके, एम्प्लॉय को तो एम्प्लॉय को डिफाइन नहीं किया गया है, यहां लिख लेना। AS 15 छूट गया हमसे लगता है। AS 15 does not define employee। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स तो हैं ना जिससे हमें पता चलता है एम्प्लॉय कौन हो सकता है। हाँ या ना, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप बताएगा। पहला, मेरा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है, 10 बजे आओगे 6 बजे जाओगे, बोलो। दूसरा, कोई भी ऐसा पर्सन एम्प्लॉय कहा जाएगा, इंडिविजुअल्स आर कंसीडर्ड एम्प्लॉय फॉर लीगल, टैक्स और सोशल सिक्योरिटी पर्पसेस, जिसको लॉ ने कहा है ये आपके एम्प्लॉयज हैं, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलो। देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ओवरसाइट एंड, हाँ बोलो, देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ओवरसाइट एंड डायरेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड नेसेसरी टूल्स, इक्विपमेंट एंड मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तुम अपने घर में बैठे हो, अब तक तो चूंकि कोविड आ गया तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम समझ में आने लगा। और अगर मैं कहूं कोई घर पे बैठ करके काम कर सकता है क्या, अगर कोविड के पहले पूछा, अरे सर आप भी मजाक कर रहे हैं, है कि नहीं? आजकल तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। लेकिन उस समय हम लोग बताते थे अगर कोई एम्प्लॉयर जरूरी नहीं कि घर पे काम ना करवाए, वहां से इंस्ट्रक्शन देकर आपको घर से काम करवा सकता है, बोलो। तो अगर एक एम्प्लॉयर आपको डायरेक्शन दे रहा है, आप उस डायरेक्शन के बाहर नहीं जा सकते, आपके बाउंडेशंस हैं उस एम्प्लॉयर के साथ, तो आप एम्प्लॉय कहे जाएंगे, बशर्ते आप उसके इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस पर काम करते हैं। या कोई ऐसा पर्सन जिसको हम मटेरियल भी देते हैं, उसको इक्विपमेंट्स भी देते हैं, उसको मशीनरी भी देते हैं और कहते हैं चल दिन भर का तेरा काम है, काम करके दो, अपने ही घर से काम करके दो। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो ये भी एम्प्लॉय कहा जा सकता है। जरूरी नहीं कि एम्प्लॉयर के प्रीमाइसेस में काम होगा तभी वो एम्प्लॉय होगा, जरूरी नहीं। अगर हम उसको मटेरियल, इक्विपमेंट्स और सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं दूसरी प्लेस पर भी, जरूरी नहीं कि एम्प्लॉयर के प्लेस पर हो तो भी वो एम्प्लॉय, अगर वो उसके इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस पर काम करता है तो। सर्विसेज आर परफॉर्म्ड एट अ लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द एम्प्लॉयर। तुम आर्टिकल हो ना, जाओ मुंबई में जाकर ऑडिट करके आओ, जरूरी नहीं मेरे प्रीमाइसेस में काम करोगे, मेरे इंस्ट्रक्शन पर तुम कहीं भी काम करो, तो वो भी एम्प्लॉय की कैटेगरी में ही आएगा। अब बात समझ में आई? ये इंडिकेटर है कि किसी के इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शंस पर अगर हम काम करते हैं
तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। अगर फॉर्मल एग्रीमेंट है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं कि हम उसको मटेरियल भी दे रहे हैं, हम उसको इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, उसको सारे फैसिलिटेट दे रहे हैं, और उसको इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस दे रहे हैं, और उसको एक फिक्स अमाउंट दे रहे हैं। बात समझ में आई? द स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन प्रीमाइस दैट, यानी इस बेस पर, इस चीज पर बेस्ड है कि कॉस्ट एसोसिएट विद द एम्प्लॉयज बेनिफिट शुड बी मैच्ड विद द टाइमिंग ऑफ देयर सर्विसेज। अब ये बीच में इतना हाईलाइट करके लिखने की क्या जरूरत थी? नहीं, तो बहुत सिंपल सी चीज बोला है जो हम लोग आज तक यूज टू हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं कि एम्प्लॉयज को दिए जाना वाला अमाउंट, सैलरी जो होता है वो मैच होना चाहिए। कुल मिलाकर ऊपर एक ही लाइन बोला, सैलरी जो होगी वो शुड बी मैच्ड विद द टाइमिंग ऑफ देयर सर्विसेज। क्या? हाँ, क्या समझ गए? इसमें क्या समझने का मौका मिल गया? देखो, अब इस एक लाइन ने बहुत कुछ बदल दिया इस एएस में, ठीक है ना? दिखने में बड़ी सिंपल लाइन लग रही है, लेकिन बहुत कुछ क्या? अच्छा, हो गया। क्या बदला? नहीं बदला, नहीं है कि नहीं बदला? क्या बदला? सुनना चाहेंगे? अगर 5 साल काम कर लो तो हम आपका ग्रेच्युटी फंड बनाने लगेंगे। क्या बनाने लगेंगे? जब आप रिटायर हो जाओगे तो हम आपको पेंशन देने लगेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इस साल छुट्टी ना लो तो हम इसका पेमेंट अगले साल करेंगे या आफ्टर रिटायरमेंट करेंगे। कुछ याद आ रहा है? लिव इनकैशमेंट मतलब आज का जो आपका खाता जमा होता जा रहा है उसका पेमेंट फ्यूचर में करेंगे। 5 साल बाद आपका ग्रेच्युटी फंड तैयार होगा आज के बेसिस पर। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगा आज के बेसिस पर। किसी के यहां डायरेक्ट जाकर के, सर 40 साल पहले मैंने आपके यहां जॉब की होती तो आप हमको पेंशन देते कि नहीं? हाँ देते, तो दे दीजिए। ऐसे थोड़ी होता है, करो तो काम, तब तो पेंशन देने के हकदार हो। तो कहने का मतलब ये कि ये हक हमको तब मिला जब मैंने पास्ट इवेंट्स में कुछ किया है। तो मतलब आज जो मैं कर रहा हूं उसका मुझे फायदा कब मिलेगा? 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। इसका मतलब कंपनी के लिए वो जो नुकसान होगा फ्यूचर में वो उस समय का नहीं, वो आज के कारण है। तो आज रिकॉर्ड करो ना। 10 साल बाद क्यों? मैचिंग कंसेप्ट तो यही पढ़ रखे हो तुम लोग कि जो जिस साल का खर्चा हो उसी साल मैच करना चाहिए, उसी साल आना चाहिए। कल का खर्चा कल दिखाओ, आज का खर्चा आज दिखाओ, अगले साल का अगले साल। तो यहां पर हम 10 साल बाद जो खर्च कर रहे हैं बेसिकली वो आज के कारण कर रहे हैं। तो ये कॉस्ट जो 10 साल बाद वाली है वो आज मैच करनी चाहिए, आज के बुक्स में आनी चाहिए। कैसे आएगी वही दिखाना है, वही तो बताना है। सारी प्रॉब्लम की जड़ यही एक लाइन तो है। अब समझ में आया? This requires assessment of the anticipated cost, not the actual cost. I'm not trying to say that you must try to consider the actual cost which will be pay off after the 10th or 15th year. No one can anticipate the actual cost. वो तो एक्चुअल तो उस समय पता चलेगी, लेकिन हम तो कैलकुलेट, क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट को तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना? हाँ या ना? तो कह रहा है दिस रिक्वायर असेसमेंट ऑफ द। अब इस लाइन के कारण ये आ गया कि इस लाइन के कारण ये आपसे अब अपेक्षा की जाती है कि आप एंटिसिपेटेड कॉस्ट को कैलकुलेट करो और उसका फ्यूचर में टाइमिंग देखो और उनको अलाइन करो ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। आप पूरी एंटिसिपेटेड कॉस्ट निकाल लो और उसको पूरी लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय यानी कि उसकी एंटिसिपेटेड सर्विस लाइफ में स्प्रेड ओवर करो। अब क्लियर हुआ? अब समझ में आई बात?
सुनो कहाँ एग्जाम्पल, एक बोनस है पेबल टू एन एम्प्लॉय फॉर अ लॉन्ग टर्म सर्विसेज शुड आइडियली बी स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ हिज सर्विसेज एंड एक्सपेक्टेशंस दैट द एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दैट सर्विस। एक एम्प्लॉय मेरे यहां मुझे लगता है 40 साल काम करेगा और उसको मुझे लॉन्ग टर्म में बोनस देना है, तो मुझे लॉन्ग टर्म में जो बोनस देना है आज के कारण, तो मैं जो उसको बोनस दूंगा उसका पहले कैलकुलेशन कर लो, एंटिसिपेट कर लो और उस कॉस्ट को स्प्रेड करो उसकी लाइफ में 40 साल में। बड़ा लोचा आ गया नहीं? आता है व्हाट आर द काइंड ऑफ द एम्प्लॉयज कवर्ड इन दिस एएस एंड वेदर अ फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज नेसेसरी और नॉट और बेनिफिट्स टू बी कवर्ड अंडर दिस टेन। तो फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होना जरूरी नहीं है, सारे तरह के एम्प्लॉयज कवर होते हैं। और मैंने कहा इस एएस ने डिफाइन नहीं किया एम्प्लॉय, जो मैंने ऊपर लिखा वही यहां लिख दिया है। कहता है इस स्टैंडर्ड ने कहा है कि कोई एक एम्प्लॉय प्रोवाइड करता है अपनी सर्विसेज एंटरप्राइज को फुल टाइम, पार्ट टाइम, परमानेंट, कैजुअल, टेम्पोरेरी और द टर्म ऑल्सो इंक्लूड द होल टाइम डायरेक्टर है और द मैनेजरियल पर्सन। अरे बाप रे बाप, किसी को नहीं छोड़ा। और याद हो अगर हम लोगों ने जब शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट, तो उसमें मैंने कहा था कि डायरेक्टर को दिए जाने वाला अमाउंट भी देखो एम्प्लॉयज बेनिफिट में जोड़ो। आज वो चीज यहां पर सामने भी आ रही है। अरे हाँ या ना? The standard is applicable to all forms of employer-employee relationship. There is no requirement of former employer-employee relationship. Several factors need to be considered to determine the nature of the relationship. Clear हुआ ये सब? यहां पर दो चीजों में फर्क करना जरूरी है, हाईलाइट किया हुआ है। आपको डिस्टिंग्विश करना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, यू आर द ओनर ऑफ योर होम, यू आर द ओनर ऑफ योर बिजनेस। हम आपके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप सीए साहब हो, आप हमको सर्विस दोगे, हाँ या ना? तो कहने का मतलब वो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हो गया। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। आप मेरे इंस्ट्रक्शन और कहने पर ही काम करोगे, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज में हम किसी की प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। अभी तक किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, हमें नहीं लगता यहां पर कोई डाउट हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पक्का? Whether an enterprise is required to provide for employee benefits arising from informal practices, इनफॉर्मल प्रैक्टिस की अमाउंट को भी क्या हम एम्प्लॉय बेनिफिट में जोड़ेंगे? बता तो दिया, हाँ, जो गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, हाँ या ना, उसको भी हम लोग शामिल करते हैं। तो बताएं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंक्लूड दोज इनफॉर्मल प्रैक्टिस दैट गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन where the enterprise has no realistic alternative but to pay the employees benefit. The historical pattern of granting such pattern, अब उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कहा गया कि हिस्टोरिकल पैटर्न देखो। अगर हिस्टोरिकल हमारी आदत है कि हम अपने एम्प्लॉयज को आउट ऑफ द वे जाकर के बेनिफिट्स देते हैं और ये कस्टम बन चुका है, कस्टम बन चुका है। द एक्सपेक्टेशन क्रिएटेड and the impact on the relationship with the employee in the event that such benefit is withdrawn should be considered in determining whether the informal practices rise covered by this standard. कुल मिलाकर केवल इतना है कि अगर एक कंपनी की प्रैक्टिस बन चुकी है कि किसी खास मौके पर अपने एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा बेनिफिट देना आउट ऑफ द वे जा करके, जो फॉर्मल एग्रीमेंट में नहीं है, चाहे किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को दो चाहे सारे एम्प्लॉयज को दो, अगर कुछ ऐसा कस्टम बन चुका है तो उसको भी हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स की कॉस्ट में कंसीडर करेंगे। Where an employer has a practice of making a lump sum payment on occasion of a festival or regular grant advances against informal benefit to employee, it would be necessary to provide for such benefits. Clear है? ये याद रखना, पढ़ लो इसको क्या है। अगर कोई ऐसा कस्टम नहीं है तो जरूरी नहीं है, नहीं समझे? यानी अगर हम किसी चीज का हिसाब ना लगा पाए तो जरूरी जबरदस्ती हिसाब मत लगाना। कहने का मतलब ये है, आपका एक हिस्टोरिकली पैटर्न हो, आप जज कर सकते हो, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आपका ये कस्टम बन चुका हो,
ठीक है ना, तो उसको भी हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स की कॉस्ट में कंसीडर करेंगे। वही नीचे भी लिखा है। हमने कहा इस चैप्टर को हमको कितने पार्ट में तोड़ना है, देखो हमने यहां लिख दिया है कहां कहां डिस्कस करना है। और आज हम लोग केवल और केवल किसको देखेंगे, पार्ट 1 को। देखें थोड़ी नीचे नीचे देखेंगे, है ना, पार्ट 1 है ना। और सारा मामला आज हम केवल इसी का चेक करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है भी। एक और है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, अदर देन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, वो भी हम लोग देखेंगे। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इन टोटलिटी हमने एम्प्लॉय बेनिफिट्स में 4 तरह से चीजों को शामिल किया है। पहला शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, कौन सा बेनिफिट? दूसरा लॉन्ग टर्म मतलब आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अरे बोलो ना, एक होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैं आपको इस महीने सैलरी दूंगा, अगले महीने सैलरी दूंगा, 6 महीने में बोनस दूंगा, ये कहलाता है शॉर्ट टर्म। एक होता है लॉन्ग टर्म, जिसको तुम लोग जानते हो आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जिसको हम लोग पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी बोलते हैं। तुम लोग अभी तक 2 चीजों को जानते थे नॉर्मली अगर देखा जाए तो, एक तुरंत का बेनिफिट मिलेगा, एक आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तीसरा है अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, ये भी है। वो क्या होते हैं देखा जाएगा, जो आज नहीं मिलेगा, जो रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिलेगा। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स। टर्मिनेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, नहीं भी मालूम है तो ये जान ले। टर्मिनेशन यानी कि एम्प्लॉय को 2 तरह से निकाला जा सकता है, एक तो जबरदस्ती निकालो टर्मिनेट करके, एक दूसरा वॉलंटरी करके, यानी कि वो वीआरएस दे करके, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में, जिसकी इच्छा हो। यहां जबरदस्ती है और यहां इच्छा है, तो ये दोनों टर्मिनेशन बेनिफिट्स में माने जाते हैं। इन टोटलिटी हम इस चैप्टर को कितने पार्ट में डिस्कस करेंगे? 4। पहला शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, दूसरा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और टर्मिनेशन बेनिफिट्स। बस याद रहेगा। एग्जाम्पल्स क्या है, मीनिंग क्या है? शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पेबल विद इन 12 मंथ्स ऑफ द ईयर एंड। जैसे ही साल खत्म हुआ, 31 ऑफ मार्च 24 खत्म हुआ, 31 मार्च 25 तक जो हमको पे करना है, विद इन 12 मंथ्स, हाँ या ना, विद इन 12 मंथ्स ऑफ द ईयर एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स फॉर द करंट एम्प्लॉय। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें? वेजेस है, सैलरी है, एनुअल लीव्स हैं, सिक लीव है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनसेस हैं, एक्सेट्रा। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो भी आपको दिया जाता है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो वो आपका माना जाता है क्या? शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल केयर, फलाना एंड ढिमाका, जो उसके रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। हो गया? अरे बोलो ना। तीसरा, जो 12 महीने के अंदर कवर नहीं होता, लेकिन उसकी सर्विसेज के दौरान कवर होता है। 12 महीने बाद, लेकिन सर्विस खत्म होने के पहले, उसको हम अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स बोलते हैं। लॉन्ग सर्विस लीव, 6 महीने साल भर का छुट्टी, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, बोनसेस नॉट होनली विद इन 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, जो हम आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं। देख 5 साल हो जाएगा ना, उसके बाद हम तुम्हारा बोनस कैलकुलेट करेंगे, जितना भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया होगा उसका 1% दे देंगे। बात समझ में आई? कुछ ऐसा हो सकता है, वो अपने मन के ऊपर है। ठीक, लास्ट है आपका टर्मिनेशन, वीआरएस पेमेंट वगैरह, जो भी सारे मैटर क्लियर हैं, चारों में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अब बांटने में दिक्कत नहीं आएगी ना? हम कहाँ जाएंगे? शॉर्ट टर्म में जाएंगे, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, लॉन्ग टर्म में जाएंगे, या टर्मिनेशन बेनिफिट्स में जाएंगे? अब हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। नजर नहीं ना लगाए चाय पर? का बड़बड़ाए हो? पीना था चाय? तुमको नहीं, पीछे को बोल रहे हैं। हमारी आंखों में प्रॉब्लम है या तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है?
LLTT है कि नहीं, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। देखो इधर, ये चीजें मैंने बता दी ना, इसमें कुछ बताना है मुझे? अरे इसमें मैं कुछ बताऊं क्या, हो गया ना। आते हैं अपने इस चैप्टर के पार्ट 1 पे। ये सारा अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था, हम लोग रूबरू हो रहे थे किससे, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। पार्ट 1, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। क्या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स? अभी मैंने बताया कोई भी ऐसा अमाउंट विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो हमारे एम्प्लॉयज बेनिफिट माने जाते हैं, जो हम एम्प्लॉयज को देते हैं। गिफ्ट हो, कैश हो, काइंड हो, कुछ भी हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल प्रैक्टिस के थ्रू, वो सब आ जाएंगे। जरा देखो, एक एग्जांपल है छोटा सा। फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 23 को। हाँ या ना? एम्प्लॉय ने इस पीरियड में काम किया, 22-23 में काम की हो, अगर आपको 23-24 तक इसका कुछ पेमेंट मिलता है तो वो सब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में आएगा। जो काम आप 22-23 में कर रहे हो और उसका कंसिडरेशन आपको 23-24 में मिलेगा, ड्यू होगा, पैसा मिलेगा 23-24 में, वो सब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में आएगा। जो ड्यू यहां हुआ और रिसीव यहां हो रहा है, बात समझ? हाँ या ना? द अबव बेनिफिट्स बिकम ड्यू इन दिस पीरियड। हमने कुछ काम यहां किया, प्रॉफिट कंपनी ने कमाया, प्रॉफिट बेस हमको बोनस देना था, कंपनी ने कहा यहां देखेंगे प्रॉफिट कितना होगा, वो तो इस साल नहीं देख पाएगी क्योंकि इस साल तो प्रॉफिट कमा रही है, वो तो हमें अगले साल ही पता चल पाएगा। क्लियर हुआ? ये मैटर क्लियर है? चलें ऊपर। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट आर पेबल विद इन 12 months after the end of the period in which the services are rendered. अकाउंटिंग फॉर दीज बेनिफिट्स इज जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई टेंशन ही नहीं होती। आज तक तुम लोग को कभी टेंशन हुई है सैलरी को पीएल में दिखाने से? नहीं। जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं तुरंत पीएल में ले जाकर खत्म कर देते हो ना, तो कह रहे हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंटिंग है। नो एक्चुअल एग्जामिशंस आर रिक्वायर्ड टू मेजर द ऑब्लिगेशन और कॉस्ट, जितना आ रहा है उतना सब पीएल में ले जाओ। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर क्लासिफाइड ब्रॉडली इन 4 कैटेगरीज। रेगुलर पीरियड बेनिफिट जैसे वेजेस और सैलरी दिया जाता है, वो इसमें कवर होता है। शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस, अभी हम इसी की बात करने जा रहे हैं। छुट्टियां, एक बात बताओ तुम, 5 दिन की अगर छुट्टी मैंने आपको 10 दिन की, चलो एक साल में मैंने 10 दिन की छुट्टी अलाउ की और आपने ईमानदारी दिखाई और आपने छुट्टी कितनी ली? 12 दिन। अच्छा, तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं, उल्टा आपका सैलरी काटा जा सकता है। आपने छुट्टी ली 6 दिन, तो अभी भी आपके पास छुट्टी कितनी पड़ी है? तो कंपनी ने ये कहा है जो 4 दिन आप नहीं लोगे अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, आप अगले साल उन छुट्टियों को अवेल कर सकते हो। समझ में आई बात? देखते हो कि कई इंप्लॉय करते हैं, अरे नहीं छुट्टी नहीं लेंगे, एक साथ हम 10 दिन लेंगे, एक साथ हम 15 दिन लेंगे, घूमने जाएंगे, होता है। यही है शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है, लेकिन हम लोग सैलरी तो दे रहे हैं उस पीरियड की जिस पीरियड में वो काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, बट वी आर पेइंग द अमाउंट ऑफ सैलरी। हमने अगर एक साल में आपको 10 दिन की छुट्टी अलाउ की है तो क्या हम उसकी सैलरी नहीं देंगे? देंगे। 15 दिन छुट्टी नहीं किया, 15 दिन छुट्टी कर ली तो 10 दिन की देंगे, 5 दिन की नहीं देंगे। तो जो 10 दिन की देंगे, आप काम नहीं किए, बावजूद उसके मेरे ऊपर कॉस्ट तो आई ना, उसके लिए कह रहा है शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस, पेड एनुअल लीव, मैटरनिटी लीव, सिक लीव एक्सेट्रा। प्रॉफिट शेयरिंग बोनसेस पेबल विद इन 12 months आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसका 1% किसी इंप्लॉय को अगर बोनस देने के लिए तैयार है, तो जब प्रॉफिट निकल जाएगा तब तो साल खत्म हो गया, प्रॉफिट निकालने में 2-4-6 महीना लगेगा। हाँ या ना? जब प्रॉफिट निकल कर आपका बोनस तय हो जाएगा, तो ड्यू वो आपका अगले साल होगा। वो किस पीरियड पर? इस साल के पीरियड पर। ड्यू कब होगा? अगले साल होगा, लेकिन विद इन 12 months। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, मेडिकल केयर, हाउसिंग कास्ट एक्सेट्रा, परक्विजिट्स वगैरह, ये है शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। और ये हम लोग जानते थे, कोई नई बात नहीं बताई, नए तरीके से बताई। नई बात नहीं बताई है, ठीक है ना? क्वेश्चन है, बता सकते हो।
चूंकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, इनको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये शॉर्ट टर्म का ही है। जब शॉर्ट टर्म का है तो क्या फायदा इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का, बोलो ना, बात समझ में आई? तो इनको हम कभी डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं लगाते, शॉर्ट टर्म को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट, जितना आता है उतना हम उसको पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। क्वेश्चन बता सकते हो? एंटिटी XY is required to pay salary of ₹2 crore. Salary of ₹2 crore. It actually paid a salary of 1.9 crore. देना था 2 करोड़, दिया 1,90,00,000, 10 लाख अभी भी देना, तो क्या करें बताओ? क्या 2 करोड़ क्या पीएल में कितना दिखाएंगे? बस बैलेंस शीट में 10 लाख। बैलेंस शीट में 10 लाख हो तो गया आंसर। क्या बताएं अब हम, क्या बता सकते हैं इसमें, बताओ? करे कुछ नहीं। हमें समझना ये था बेसिकली, हमें इस चार्ट को समझना था शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में। जो ऊपर पड़ा वो तो हम लोग जानते थे आज तक, कुछ भी नया बताने की जरूरत नहीं थी उसमें। शॉर्ट टर्म बेनिफिट जैसे ही मैंने कहा हमको इस चैप्टर को 4 पार्ट में तोड़ करके पढ़ना है। पार्ट 1 है शॉर्ट टर्म, दूसरा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस बट बियॉन्ड 12 मंथ्स, और लास्ट मैंने बताया टर्मिनेशन बेनिफिट्स। हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की, हाँ या ना? शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में ये वो बेनिफिट्स हैं जो नॉर्मली एम्प्लॉय को दे दिए जाते हैं, जो अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा ऊपर, छोटा सा 2 करोड़ और 1,90,00,000, सिंपल था। शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस, छुट्टियां, या तो आप उन छुट्टियों को एक्यूमुलेट करोगे या तो एक्यूमुलेट नहीं करोगे। अगर एक्यूमुलेट नहीं करोगे तो भैया डेड लॉस है, छुट्टी लेनी है तो लो, ये मत कहना जो नहीं लिए अगले साल ले लेंगे। एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे, तुमको तो हम सैलरी दे रहे हैं, आ रहे हो तुम, साल भर में कितनी छुट्टियां दी थी मैंने? 10, तुमने कितनी ली छुट्टी? 6, 4 दिन खत्म, लैप्स, कोई फायदा नहीं है। जितना खर्चा हो रहा है वो पीएल में ले जाओ, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जितना जेब से जा रहा है एम्प्लॉय को पीएल में ले जाओ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी देखा 2 करोड़ और 1,90,00,000 का एग्जाम्पल। प्रॉब्लम करेगा ये दोनों, छोटा सा प्रॉब्लम करेगा, ज्यादा नहीं। जब हम बात करेंगे वेस्टिंग, ये भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस 2 मिनट में हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग। ये क्या होता है? एक्यूमुलेट जब करते हैं, एक होता है वेस्ट, एक होता है नॉन वेस्ट। वेस्टिंग का मतलब को होता है, मैंने इसको फिर से लिखा दूसरे तरीके से, कि हम लोग जो लीव होती है ना, जिसको हम लोग कंपनसेटेड एब्सेंस कहते हैं, कि आप छुट्टियां भी लो और उसका पैसा भी लो, छुट्टियां भी लो और उसका पैसा भी लो, जिसको हम शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस कहते हैं। छुट्टियां जिनका आपको पेमेंट मिलेगा, छुट्टियां जिनका पेमेंट मिलेगा। तो छुट्टियां आपने लिया, क्या वो एक्यूमुलेटिंग है? जो आपने छुट्टी नहीं अवेल की, क्या वो एक्यूमुलेट होगी? या अगर आपने छुट्टियां नहीं ली तो वहीं पर बर्बाद हो गया आपका, आपको कोई उसका फायदा नहीं मिलेगा, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो लैप्स हो गई, और जब लैप्स हो गई तो इसके लिए कोई सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है कि एक एम्प्लॉय को 350 दिन काम किया 365 दिन के बदले, लेकिन उसको सैलरी तो 365 दिन की मिलेगी, 15 दिन उसने छुट्टी ली, बोलो, और उसको कंपनसेट नहीं मिले, कंपनसेशन यानी इसका यहाँ पर जो लीव्स है उसको कैलकुलेट नहीं किया गया कि कितनी आगे ले जाओगे, कितनी नहीं ले जाओगे, कम ली या ज्यादा ली, तो उसका पीएल में ले जाओ, बात खत्म हो गई। 100 की एक बात। सोचना क्या है इसमें, प्रॉब्लम कब आएगी? जब कैरी फॉरवर्ड की जाती है, जब हम लोग एब्सेंस का पेमेंट करते हैं, कंपनसेटेड एब्सेंस।
तो अगर एक्यूमुलेटेड है, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वेस्टिंग है या नॉन वेस्टिंग है? बोले, इसका क्या मतलब है? मैंने अलग अलग कलर में बनाया ताकि तुम लोग अलग अलग समझ को बता। बहुत बढ़िया। इसको हम लोग लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। वेस्टिंग यानी आप छुट्टियां जमा करते जाओ, एट द एंड ऑफ और कंप्लीशन ऑफ योर सर्विस वी विल पे देम। आया ना? पक्की बात? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस वी आर नॉट गोइंग टू पे इट टू यू। जब आप रिटायरमेंट लोगे उस समय आपको हम अमाउंट देंगे। कैश पेमेंट फॉर अनयूज्ड एंटाइटलमेंट यानी कि अनअवेल्ड लीव ऑन लीविंग द एंटरप्राइजेस, नॉट एंटाइटल्ड टू अ कैश पेमेंट फॉर अनयूज्ड एंटाइटलमेंट ऑन लिविंग। आपको रिटायरमेंट के बाद इसका पैसा नहीं मिलेगा। जो करना है अभी आप एक्यूमुलेट करो। मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, कितने दिन छुट्टी को एम्प्लॉयर अलाउ कर रहा है साल भर में? 10 दिन। ईमानदार हो 6 दिन छुट्टी लिए, 4 दिन अगले महीने अगले साल ले जाना। रिटायरमेंट का लोचा नहीं पालना तुम्हारा। क्या रिटायरमेंट का लोचा? यहां हम रिटायरमेंट में आपको बेनिफिट देंगे, यहां हम रिटायरमेंट में बेनिफिट नहीं देने वाले। अभी बेनिफिट उठाना उठा लो, और यहां तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। नॉन एक्यूमुलेटिंग है, जो बीता सो बीता। अब आगे की सुध ले। अब जब एक्यूमुलेटिंग की बात करते हैं तो उसमें ये बात आती है कि जो फ्यूचर में हम सामने वाले को कंपनसेट करेंगे ना छुट्टियों का, अब 40 साल बाद करेंगे या हर साल करते रहेंगे, तो उसके लिए कहा कुछ भी हो आपको एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसी को हम लोग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। एक्सपेक्टेड कॉस्ट को, कितना पैसा आपका इस मामले में जाने वाला है। छुट्टी नहीं लेगा तो सामने वाले को आपको पेमेंट करना है, और जब पेमेंट करना है तो कंपनी के ऊपर कॉस्ट है, और ये हमें फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन वो आज की परफॉर्मेंस के कारण फ्यूचर में पता चलेगा। तो हम एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालेंगे, उस एक्सपेक्टेड कॉस्ट को हम एज एन एक्सपेंसेस और लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, उसका प्रॉपर प्रोविजंस बनाएंगे। अब समझ में आई बात? क्लियर है? कुल मिलाकर मैंने शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में यही बोला कि जो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ड्यू होते हैं उनको हम यहां पर शामिल करते हैं। क्लियर? दूसरा मैंने बताया कि हम लोग जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट्स होते हैं उनको 3 पार्ट में लेकर के चलते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट जो अभी हम लोगों ने देखा ऊपर, दूसरा लीव का कि एक्यूमुलेटिंग है या एक्यूमुलेटिंग नहीं है। एक्यूमुलेटिंग है तो क्या वो वेस्टेड है या नॉन वेस्टेड है, पक्की बात है। और लास्ट मैंने बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान। तो हम लोगों ने सारी चीजें देखी, क्या छूटा हुआ है? प्रॉफिट शेयरिंग। एक बार पढ़ लें इसको डिटेल में कि रहने दें? एक क्वेश्चन भी करना है ये, उसके बाद मुश्किल से 5 मिनट लगेगा ये प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान पर। टॉपिक खत्म होने वाला है, ये ढंग से सुने। एक्यूमुलेटिंग मैंने आपको बता दिया, ये बताने जा रहे हैं जो शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस होते हैं, एक्यूमुलेटिंग एंड नॉन एक्यूमुलेटिंग, इसी की बात करने जा रहे हैं। Accumulating compensated absences are those that are carry forward and can be used in future period if the current period entitlement is not used in full। जब आप करंट पीरियड में अपनी entitlement को यूज नहीं कर पाए तो आपको फ्यूचर में उसको कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिलता है, उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग कंपनसेटेड 2 तरह के होते हैं, या तो वेस्टिंग होगा या तो नॉन वेस्टिंग होगा। नॉन वेस्टिंग का मतलब होता है कि छुट्टी लेनी है तो लो, नहीं तो खत्म हो जाएगी। वो वाली नहीं, नॉन एक्यूमुलेटिंग वाली नहीं, अगले ही पीरियड में आपको लेनी है। इट इंप्लाइज दैट द व्हेन एम्प्लॉई आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर अ कैश पेमेंट फॉर अनयूज्ड एंटाइटलमेंट ऑन लिविंग, एन ऑब्लिगेशन अराइज एज एम्प्लॉइज अंडर सर्विस दैट इंक्रीज देयर एंटाइटलमेंट फॉर फ्यूचर कंपनसेटेड एब्सेंसेस। यानी हम आपको रिटायरमेंट के बाद अगर ये बेनिफिट देते तो ये कहलाता वेस्टिंग। अगर हम रिटायरमेंट के पहले ही आपको उसको यूज करने का मौका दे रहे हैं, इस पीरियड की छुट्टी अगले महीनों में कवर कर लो, अगले साल कवर कर लो, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन वेस्टिंग। पक्की बात है? ठीक है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ये मैंने ऊपर ही बता दी।
An increase enterprise should measure the expected cost of accumulated compensated absences as the additional amount that enterprise expect to pay. यहाँ पर हमें expected cost निकालनी है, क्या निकालनी है, और उसी को हमें स्प्रेड ओवर करना है, लाइबिलिटी की तरह दिखाना है, प्रोविजंस बनाने हैं. नो डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन द वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग इंटाइटलमेंट. हमारे लिए दोनों बराबर है, हमारे लिए खर्चा तो दोनों है, एक्यूमुलेट हो रहा है ना, मेरे लिए कॉस्ट तो है ना, एक्यूमुलेट हो रहा है ना, मेरे लिए कॉस्ट तो है ना, सामने वाले को मुझे पे ऑफ करना है ना, चाहे रिटायरमेंट की बात करें चाहे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस करें, लेकिन करना तो है ना, तो उसके लिए मेरे लिए कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, चाहे वेस्टिंग हो चाहे नॉन वेस्टिंग हो. जब हम नॉन वेस्टिंग की इंटाइटल द पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय लिविंग द एंटरप्राइज बिफोर रिसीविंग देम शुड बी टेकन इनटू अकाउंट. छोड़ दो नॉन एक्यूमुलेटिंग, ठीक है, ये तुरंत कॉस्ट में चला जाता है, द कॉस्ट ऑफ नॉन, ठीक है, हो गया, छोड़. ये एग्जाम्पल पढ़ो और हमको बताओ क्या करें. एक एम्प्लॉय के पास, तुम लोग बता नहीं पाओगे, दिमाग वहां तक जाएगा ही नहीं. मैं बोलूं नहीं, मैं पढ़ देता हूं, तब भी नहीं समझ पाओगे. An enterprise has 100 employees who are each entitled to 5 working days of leave for each year. हर एक साल में उनको 5 दिन की छुट्टी लेनी थी, 100 एम्प्लॉयज थे. Unused leave may be carry forward for 1 calendar year. जो आप मान लो 5 दिन की छुट्टी लेनी है और आपने 3 दिन छुट्टी ली, तो अब ये 2 दिन की छुट्टी अगले साल प्लस हो जाएगी, यानी अगले साल की 5 दिन प्लस पिछले साल की 2 दिन. अब आप अगले साल कितने दिन की छुट्टी ले सकते हो? 7 दिन की ले सकते हो, हाँ या ना. द लीव इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ द करेंट ईयर. मान लो अब अगले साल आपने 6 दिन छुट्टी ली, हो सकता है कुल कितनी लेनी थी? 7. अगले साल आपने कुल कितनी छुट्टी ली? 6 दिन. तो 6 दिन का तो आपका पहले 5 के बदले 5 इसी साल का इसी साल एडजस्ट हो जाएगा. फिर जो एक एक्स्ट्रा छुट्टी थी वो पीछे से जो 2 दिन लाई गई थी उसमें से माइनस की जाएगी. हाँ, इसको हम लिफो मेथड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कि जो पहले लास्ट वाला है उसको यूज कर लो, उसके बाद प्रीवियस पर जाना. तो एंड देन आउट ऑफ एनी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ठीक है. अ लिफो बेसिस एज ऑन 31st of December द एवरेज, सुन 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 लो, ये किस साल की बात कर रहा है? 31st December 2024 द एवरेज अनयूज्ड इंटाइटलमेंट इज 2 days पर एम्प्लॉय. हर एक एम्प्लॉय ने 2 दिन की छुट्टी कम ली इस साल 24 में, तो 2 दिन कहां चला जाएगा? अगले साल ले सकते हैं, तो अगले साल 5 दिन भी लेंगे प्लस ये 2 दिन भी ले सकते हैं. The enterprise expect based on the past experience which is expected to continue that 92 employee will take no more than 5 days of leave in 2025. अगले साल वो 92 एम्प्लॉय जो है 92 एम्प्लॉयज वो 5 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं लेंगे. And that the remaining 8 employees will take an average of 6.5 days each. अगले साल 6.5 दिनों की सैलरी छुट्टियां लेंगे 8 एम्प्लॉय. अब बताओ क्या करें? हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे थे आखिर? इतना आप लोग मुंडियां हिला रहे थे तब से कि आ रहा है आ रहा है, तो मुंडी किस चीज की हिल रही थी? तो वही तो बताना है क्या करें. क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, मैं क्या लिखूं? जब पूछ ही लूंगा तो बात ही खत्म. आगे तुम लोग सोचो क्या हम पूछना चाह रहे हैं. बेसिकली ये एग्जाम्पल है, बुक में ये एग्जाम्पल था, मैंने इसको क्वेश्चन का फॉर्म दे दिया. देखना मत बुक. अच्छा बताओ क्या कर रहे हैं? पढ़ भी लोगे तो भी नहीं समझ पाओ. अब मैं बोलूं? हाँ सोचो. हुआ ये था कि 2024 में इनको 5 दिन का लीव इंटाइटलमेंट आ था, 3 दिन इन लोगों ने यूज कर लिया, 2 दिन इन लोग का बचा हुआ है. 2025 में 92 एम्प्लॉयज ने 5 दिन की छुट्टी ली, बात खत्म. हाँ या ना? 2 दिन के लिए कुछ बोला नहीं है जो पीछे से आई है, और 8 एम्प्लॉय ने 6.5 दिन की छुट्टी ली है, अभी भी इनका आधा बचा हुआ है. क्या करें? ये नॉन वेस्टिंग में क्यों?
बहुत नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। सही जगह पहुंच गए हो, थोड़ा और ट्राई करो। बच्चे के लिए ढेर सारी तालियां, बिल्कुल न बजाना। हम बस यही जवाब सुनना चाहते थे, यही जवाब देना भी चाहिए और यही जवाब गलत भी है। एक नॉर्मल आदमी यही जवाब देता ही है। बिल्कुल ठीक है कि जो 92 एम्प्लॉयज़ हैं वो 2 दिन छुट्टी नहीं अवेल किए हैं, 5 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं लिए हैं। इस साल वो 7 दिन की ले सकते थे, तो 2 दिन की छुट्टी उनकी बच गई, तो उनको पेमेंट दिया जाएगा। ये किसने कह दिया आपको? ये पेमेंट तो उसको पिछले साल ही दिया जा चुका है। अच्छा ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। पेमेंट तो उनको उस पूरे 92 एम्प्लॉयज को पिछले साल ही 5 दिन का पूरा छुट्टी का अलाउ कर दिया गया था। वो पेमेंट दिया जा चुका है, भले ली हो ना ली हो, पेमेंट तो पूरी सैलरी की गई है। प्रॉब्लम ये है कि जो ये 8 लोगों ने हमारे ऊपर तांडव करना शुरू किया 1.5 दिन का, अपना इंटाइटलमेंट आंख दिखा कर लिया, हम तो छुट्टी लेंगे, पिछले साल नहीं ली थी। हमने तो 5 ही दिन की छुट्टी का अपने बिजनेस में प्रपोजल रखते हैं। पिछले साल का खर्चा पिछले साल कर दिया था, छुट्टी लिए नहीं लिए वो बात की बात है। अब तुम पिछले साल का कैलकुलेशन इस साल लेकर के आ रहे हो बेटा। ये 12 दिन तो मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा इस साल एक्स्ट्रा, क्योंकि आप छुट्टी लोगे और काम नहीं करोगे। एंटाइटलमेंट इस साल का 5 दिन का है, लेकिन आप छुट्टी ले रहे हो 6.5 दिन की, आंख दिखाकर कि 1.5 दिन हम पिछले साल वाला ले रहे हैं। तो ये 12 दिन का जो पेमेंट होगा ये हमारी जेब से जाएगा। नहीं समझ में आया ना? अभी भी हम जान रहे थे। अरे तो छुट्टी सामने वाला ले रहा है तो हमको उसको पेमेंट तो देना है ना। अगर वो 5 दिन से ज्यादा अगर पिछले साल नहीं जमा किया होता छुट्टी, इस साल अगर वो 5 दिन के ऊपर जाता तो 1.5 दिन का पैसा काटते या नहीं काटते? पिछले साल तो काटा नहीं, इस साल भी नहीं काट पा रहे। नहीं भाई, एक्सपेंसेस रिवर्स कैसे होगा? ये 1.5 दिन का मेरे ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट है। वो तो हम मान करके ही चलते, 30 दिन का हम आपको सैलरी दे रहे हैं, चाहे आप छुट्टी लो ना लो, अगर विद इन लिमिट है तो ठीक, वो उस समय का खर्चा दंडना दंडन। लेकिन उस समय का आप आज की डेट में एक्स्ट्रा छुट्टी मांग रहे हो, जब आपको काम करना चाहिए। जब आप ये छुट्टी एक्स्ट्रा लेते तो शायद हम पैसा काट लेते, लेकिन अब हम नहीं काट पा रहे। समझे मेरी बात? तो ये मेरे लिए कॉस्ट है और इसका एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालना पड़ेगा, इसको कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। इसी को हम लोग नॉन वेस्टिंग एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट बोलते हैं, कंपनसेटेड। एक है वेस्टिंग, एक है नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग कब होता है? आफ्टर रिटायरमेंट। नॉन वेस्टिंग कब होता है? जिसको तुरंत हमको यूज करना है अगले साल। ये कंपनसेटेड एब्सेंस है, इसको क्या बोलते हैं? तो 12 दिन की कॉस्ट हमको प्रोविजन में लानी पड़ेगी। तुमने पिछले साल काम किया मेरे यहां, 50,000 हर महीने लेना था, तुमने लिया। तुम 25 दिन आते तो भी तुम इतना लेते, 28 दिन आ रहे हो तो भी तुमने 50,000 लिया। पक्की बात? तो मैंने तो उस समय कॉस्ट पे दिखा दिया था। तुमने उस समय 2 दिन छुट्टी कम ली थी, इस साल तुमको 5 दिन की छुट्टी लेनी थी, तुमने 5 ही दिन की छुट्टी ली, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फिर 50,000 दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक एम्प्लॉय ऐसा है जो ये कह रहा है कि मैं 50,000 भी लूंगा और 5 दिन जो मेरी करंट वाली छुट्टी है वो तो लूंगा ही लूंगा, पिछली जो 2 दिन की बची है वो भी ले लूंगा। तो ये मेरे ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई 2 दिन की। नहीं समझे? क्योंकि वो नहीं आ रहा है लेकिन हमको उसको पे करना पड़ रहा है। अगर वो इस कैटेगरी में नहीं आता अवेलमेंट वाले में, कैरी फॉरवर्ड वाले में, तो शायद 2 दिन का पैसा मैंने काट लिया होता। अब मैं नहीं काट पाऊंगा, तो मेरे लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना। बोलो।
पक्की बात है, हम उसी की बात कर रहे हैं। जरा देखो, द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट दैट इट विल पे एन एडिशनल 12 days ऑफ पे एज अ रिजल्ट ऑफ द अनयूज्ड एंटाइटलमेंट दैट हैज एक्यूमुलेटेड टू 31 दिसंबर। जो लास्ट ईयर में हमारा एक्यूमुलेट हुआ था उसका इस साल पे करना पड़ेगा 1.5 day ईच फॉर 8 एम्प्लॉइज। देयरफॉर द एंटरप्राइज रिकॉग्नाइज एज अ लायबिलिटी इक्वल टू 12 days टू पे। कब दिखाएगा लायबिलिटी में? पिछले साल की बैलेंस शीट में। उसको एक्सपेक्ट करना है, एक्चुअल की बात ही नहीं कर रहे हम। उसको प्रोविजन क्या करना है? एक्सपेक्ट करना है। देखो यहां लिखा होगा एक्सपेक्ट, है ना? एक्चुअल तो साल के बाद पता चलेगा, लेकिन उसको प्रोविजन लायबिलिटी का बनाना पड़ेगा 24 में ही कि हमारे यहां इतने एम्प्लॉय इतनी बदमाशी करते हैं, आग दिखाते हैं। ठीक है ना? समझे मेरी बात? क्लियर हुआ? थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है, थोड़ा तो अजीब लग रहा होगा। सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं, लास्ट आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान। Under this plan, employee receives a share of profit only if they remain with the entity for a specified period. क्या करें? प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान, यानी हम प्रॉफिट शेयर करेंगे बोनस की तरह आप लोगों को। और मैंने कहा जब 5 साल तुम काम कर लोगे ना, 6 साल काम कर लोगे ना, 10 साल काम कर लोगे, तब हम तुम्हें अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज बोनस की तरह देंगे। Hence, in measurement of such obligation, employer should consider the employee living entity without receiving this bonus. अब सुनो, चूंकि हम लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट पढ़ रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं करेंगे, 5 साल 6 साल 7 साल। हम शॉर्ट टर्म का मतलब विद इन 12 मंथ्स की बात करेंगे। हाँ या ना? तो अगर कोई इंप्लॉई है 5 साल रह गया तो इस साल जितना कमाएंगे उसका आपको परसेंटेज बोनस का मिलेगा। क्या? 6 साल कोई रह गया तो इस साल जितना कमाएंगे उसका बोनस आपको मिलेगा। पक्की बात है? एंड एंटरप्राइज शुड रिकॉग्नाइज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस पेमेंट। अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे बोनस कितना देना पड़ सकता है, मेरे ऊपर कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा बर्डन आ सकती है, वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू मेक सच पेमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड रिलायबल एस्टिमेट कैन बी डन। अगर ये दो शर्तें हैं कि मुझे बोनस देना पड़ेगा और उसका कैलकुलेशन हम इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला, वी हैव अ सेट पैटर्न। हमें मालूम है कि इतने लोगों को हमें देना पड़ता है और इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अगर हमारा कैलकुलेशन का फंडा क्लियर है, क्या? अगर हमारा कैलकुलेशन का फंडा यानी कि फॉर्मूला क्लियर है और उसकी कॉस्ट को इजीली निकाली जा सकती है बोनस से शेयरिंग, प्रॉफिट बेस्ड बोनस से शेयरिंग, तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इन दो कंडीशन के पूरा होने पर ही हम उसको एज एन एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल करके कैलकुलेट करेंगे। The second condition can be satisfied only when the profit sharing bonus plan contained a formula. बता दिया this is a payment of employee but not to the owner, इसलिए इसको PL में लिखा जाएगा ना कि PL appropriation में। If profit sharing bonus within 12 months after the end of the period, छोड़ दो। कुल मिलाकर इतना समझो कि जो हम सामने वाले को प्रॉफिट पर बोनस देते हैं कि आपने इतना साल काम कर लिया, अब आप बोनस पाने के हकदार हो गए। सामने वाले ने 4 साल काम कर लिया, 5वां साल खत्म होने वाला है, तो अब तो मुझे बोनस देना पड़ेगा ना? नहीं? तो जैसे ही ये 5 साल खत्म होगा मुझे 12 महीने के अंदर उसको बोनस देना है, तो मुझे वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि मुझे उसको कितना बोनस देना है। ये तभी पॉसिबल है जब दो कंडीशंस पूरी हो। पहला कि हमारे ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट के कारण, और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। बात खत्म की बात है। दैट्स इट। A profit sharing plan requires an enterprise to pay a specified proportion of its profit for the year to employee who has served throughout the year. जिसने पूरे साल काम किया उसको हम एक बोनस देंगे। If no employee leave during this year, the total profit sharing payment for the year will be 3%. जो लोग काम करते रहेंगे उनको हम 3% का बोनस देंगे प्रॉफिट का। The enterprise estimate that the staff turnover will reduce the payment to 2.5% of the net profit. कुछ लोगों ने छोड़ दिया काम, जैसे लोग आते हैं और जाते हैं, तो उसमें से 3% हमने सोचा था देंगे, लेकिन 2.5% ही देना पड़ा। तो हम अपने यहाँ कितना दिखाएंगे, 2.5% या 3%? बस काम खत्म हो गया, सोचना क्या है।
द एंटरप्राइज रिकॉग्नाइज द लायबिलिटी एंड एन एक्सपेंसेस ऑफ 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। जितना हमको देना है उतनी हम अपनी लायबिलिटी दिखा देंगे, बिकॉज दिस अमाउंट इज पेबल विद इन 12 मंथ्स। हाँ या ना? दैट्स इट। ये पार्ट 1 खत्म हुआ है। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम ये और करवाएंगे, चिंता ना करना, लेकिन पार्ट 1 इज डन। इसके आगे जो होगा 1-2 पॉइंट आएंगे समझने और ज़्यादा टफ का, लेकिन अब होता चला जाएगा। टाटा बोले।